Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed how the non-cooperation movement began by taking the benefit of the Khilafat movement which was initiated by मोहम्मद अली एंड शौकत अली. पिछली क्लास से हमने कंटिन्यू किया था किस प्रकार हमारे यहाँ गांधी जी जब वापस आए साउथ अफ्रीका से आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915 ही ऑर्गेनाइज्ड मैनी सत्याग्रह. उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए एंड बेसिकली 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह इन 1917-18. उसमें 1917-18 में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण सत्याग्रह किए. चंपारण बिहार, देन आफ्टर अहमदाबाद मिल वर्कर, देन आफ्टर खेड़ा विलेज. अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि उन्होंने बड़ा आंदोलन किया जाए कोई. उसके बाद उन्होंने एक रेवलेट एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1919 में. उसके खिलाफ एक स्ट्राइक की 6 अप्रैल को जिसमें उन्होंने किया था कि इट इज कंसिडर्ड एज ए ब्लैक एक्ट. क्यों? बिकॉज इन दैट पार्टिकुलर एक्ट even the powers are given to the British government in which anyone can be detained without any trial for 2 years. किसी भी व्यक्ति को, किसी भारतीय व्यक्ति को 2 साल तक बिना किसी कोर्ट केस के, बिना किसी ऐसा कोई भी विवाद हो ना हो, किसी चीज में इन्वॉल्व है कि नहीं, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, उसको सीधा आप गिरफ्तार करें 2 साल तक जेल में रख सकते थे. और क्यों किया गया? जस्ट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया. भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां उनको रोकने के लिए. उसके बाद उसके खिलाफ उन्होंने जब एक नए आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे पूरे भारत में तो उन्होंने क्या किया? उसके पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 में तो उसके बाद ओटोमन एम्पायर उसकी हार हुई. ब्रिटिश गवर्नमेंट इज पोज्ड टू इम्पोज सम हार्श कंडीशंस ऑन द खलीफा जो पूरे स्पिरिचुअल गुरु था पूरे मुस्लिम वर्ग का, ओटोमन एम्पायर के शासक थे. उसके ऊपर की कुछ कठोर कंडीशंस लगाई. सारे मुस्लिम नाराज हुए वर्ल्ड में. इंडिया के मुस्लिम भी नाराज थे. फिर भारत में खिलाफत मूवमेंट की रूपरेखा रखी गई. बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई गई. मोहम्मद और शौकत अली महत्वपूर्ण लीडर रहे उसके. उसके बाद ये सारे मिलके कि इन्होंने गांधी जी से मदद मांगी, क्यों ना हम मुस्लिम मूवमेंट जो चला रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट चला रहे हैं, उसके अंदर हमें सहयोग मिले गांधी जी का. गांधी जी ने उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया कि इस प्रकार हम पूरे देश को इंटीग्रेटेड फॉर्म में कि एक साथ मिलकर आंदोलन चला सकते हैं. फिर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की. फिर हमने देखा शहरों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस प्रकार 1 बाय 1 आगे स्प्रेड हुआ था. तो शहरों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस प्रकार स्प्रेड हुआ था कि पहले टाइटल जो से वो सरेंडर कर दिए गए. उसके बाद जो टीचर्स और जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए गए. उसके बाद जो लॉयर्स थे उन्होंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया. लीकर शॉप देवर पिक्टेड, उनके एंट्रेंस को रोक दिया गया. इवन आवर ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स. विदेशी वस्तुओं में हमारे व्यापारियों ने व्यापार करना बंद कर दिया और 1 साल के अंदर 50% तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट रह गया था. तो ये हमारी स्थिति थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की. लेकिन शहरों में थोड़ा स्लो डाउन किस वजह से हुआ? क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव्स नहीं थे. यानी वापस क्यों जाना पड़ा? नहीं तो हमारे पास स्कूल कॉलेज थे उतने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा, नहीं हमारे पास अपने खुद के कोर्ट थे कि जहां हम न्यायपालिका की व्यवस्था कर पाए. तो लॉयर्स को वापस जाना पड़ा. खादी का कपड़ा महंगा भी होता था और सबके लिए अवेलेबल भी नहीं था कि मील जो बन के आता तो जल्दी आता था बन के, सस्ता भी होता था. तो इसलिए हमारे यहाँ उसको भी जो हमने बहिष्कार किया था और हमारे यहाँ जो मील में कपड़ा बनना शुरू हुआ था, हमारे यहाँ जो हैंडमेड था हमारे यहाँ मील में नहीं था, तो पूरी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकता था, महंगा भी था. इस वजह से उसको वापिस अपनाना पड़ा. अब हमारे यहाँ यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांव में किस प्रकार स्प्रेड हुआ? रेबलिंग इनसाइड द कंट्री साइड विलेजेस. कि हमारे यहाँ जो क्रांतीय विरोध था गांव में कैसे पहुंचा, तो इसका असर गांव तक भी पहुंचा. इट स्प्रेड इन द विलेज ऑल्सो बेसिकली टू द पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स हु वर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफिकल्टीज. खासकर वो किसान, वो जनजातीय लोग जिनको की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था. तो इन द बिगिनिंग वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट द पीजेंट्स. सबसे पहले अगर हम किसानों की बात करें, ये एक इलाका है अवध, अब उत्तर प्रदेश. तो वहां सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई. एक एग्जाम्पल लिया गया, पूरे देश में हुई थी लेकिन हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं. जैसे हमने ट्राइबल की बात करें तो हमने गोदाम हिल्स आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल लिया है और किसानों की बात करें तो हमने अवध का एग्जाम्पल लिया. यहां महत्वपूर्ण लीडर है बाबा रामचंद्र. वो इससे पहले क्या थे? ही वॉज ए इंडेंचर्ड लेबर इन फिजी. एक फिजी कंट्री है, वहां इंडेंचर्ड लेबर बंधुआ मजदूर के तौर पर भी रह चुके थे. वो वहां से वापस आए थे. एक्चुअली द वर्ड यूज्ड इन दिस बुक इज सन्यासी. तो फिर सन्यासी का जीवन जी रहे थे वो. यहां उन्होंने लीड किया इस आंदोलन को. यहां उन्होंने अवध के अंदर किसानों के आंदोलन को लीड किया. और यहां सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? किसानों की सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? एक तो उस टाइम पर जमींदार और तालुकदार. तालुक का ये वर्ड हमारे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र साइड जाए तो तालुक का वर्ड इस्तेमाल होता है.
बड़े लैंड एरिया के लिए, जैसे हमारा तहसील है तो तालुका का इस्तेमाल वर्ड होता है इस प्रकार। तो एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर कोई व्यक्ति जिसको की जिम्मेवारी मिली हो, जिसके पास जमीन ज्यादा हो या फिर टैक्स वसूलने की जिम्मेवारी मिली, उसको बोलते हैं तालुकदार। लैंडलॉर्ड जमींदार, जिसकी खुद की जमीन बहुत ज्यादा है। तो वहां उस टाइम पर लैंडलेस लेबरर्स बहुत सारे थे, बहुत सारे किसान हैं जिनके पास जमीन खुद की नहीं थी या बहुत कम जमीन थी जिस पर वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो वो क्या करते, दे आर गोइंग टू टेक द लैंड ऑन रेंट, या तो रेंट पर जमीन ले ले, किराए पर जमीन ले, या फिर मजदूरी करे वो। तो इसी प्रकार तालुकदार और लैंडलॉर्ड थे, ये क्या करते, जैसे वो मजदूरी करने या फिर उनके पास जो रेंट पर जमीन लेते तो उनको बहुत सारा परेशान करते, उनके ऊपर रेंट बहुत ज्यादा लेते, उनसे किराया ज्यादा वसूलने की कोशिश करते। देन आफ्टर दे आर गोइंग टू पुट मैनी सेस। सेस हमारे देखो कि टैक्स के ऊपर थोड़ा और टैक्स लगा दिया जाए, जैसे कृषि कल्याण सेस हमारे मोदी जी ने लगा दिया, बाकी प्रोडक्ट के ऊपर जो भी हम खरीदेंगे उसके ऊपर, मान लो पहले टैक्स है हमारा 2%, उसके ऊपर 0.5% लगा दिया सेस कि ये कृषि कल्याण, ये जो पैसा आएगा 0.5% जो पैसा आएगा वो हम खेती पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसी प्रकार और भी उसमें से चार्जेस करते हो। तो इस प्रकार उन्होंने परेशान किया। दूसरा, ज्यादातर जो व्यक्ति थे उनको दे हैव टू डू बेगार, बिना पैसे दिए उनसे काम कराते ये जमींदार और तालुकदार। तो इस प्रकार लोगों से परेशान थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ आंदोलन किया। उनकी मुख्य मांग क्या थी, रिडक्शन इन रेवेन्यू, जो हमारे से टैक्स वसूल रहे हैं, जो हमारे से जो रेंट ले रहे हैं, किराया ले रहे, उसको कम कर दिया जाए, हमारे जो बेगार कराते हैं, बिना पैसे दिए काम कराते हैं, वो बंद की जाए। एंड बायकॉट ऑफ रिप्रेसिव लैंडलॉर्ड, जो जमींदार अत्याचार करते हैं हमारे ऊपर, उनका बहिष्कार किया जाए। तो ये अवध में जब ये आंदोलन चलाया गया था, उनकी महत्वपूर्ण 3 डिमांड थी। उसके बाद इसमें एक व्यवस्था और की, नाई धोबी बंद। इसमें देखो कि नाई और धोबी बंद, यानी इन किसानों में, इन वर्ग में, इनको केवल जमींदारों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया उसमें कौन लोग शामिल हुए, नाई और धोबी। दोनों सेवाएं कौन सी थी, बार्बर जो बाल काटने का काम करता है, धोबी जो उनके कपड़े धो के देता था। उन दोनों ही वर्ग ने, समाज के अंदर दोनों वर्ग ने उनका विरोध किया और बंद किया कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द बेसिक सर्विसेज। तो ये बेसिक फैसिलिटीज हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो नाई धोबी बंद किए गए। उसके बाद ये जो आंदोलन था इतना बड़ा क्यों बना, किस प्रकार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने विजिट किया था उस इलाके को। जवाहरलाल नेहरू गए थे उन इलाकों में, विजिट किया, लोगों को कन्विंस किया था, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। दे ट्राई आउट टू नो देयर ग्रीवेंसेस, कि आपको क्या तकलीफ है, क्या दुख है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। और उसके बाद उन्होंने, नेहरू जी ने वहां विजिट करने के बाद 1920 में एक अवध किसान सभा की स्थापना की, जिसको अवध किसान सभा का नाम दिया गया। अक्टूबर में वहां अवध किसान सभा की स्थापना की कर दी गई, अक्टूबर 1920 में। अब उसके बाद विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर इसकी 300 ब्रांच अवध और उसके आसपास के इलाकों में बना दी गई। अवध किसान सभा की लगभग 300 ब्रांच बना दी गई और दे टुक पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत ज्यादा सहयोग दिया। लेकिन इसमें परेशानी क्या आई, इन्होंने जो कांग्रेस का गोल था, महात्मा गांधी के विचार थे, इससे अलग जाके सारा काम किया है। द कांग्रेस डिडंट वांट द मेथड दे अडॉप्टेड, जो तरीका इन्होंने अपनाया कांग्रेस वैसा तरीका नहीं चाहती थी। क्या क्या उन्होंने जो लैंडलॉर्ड और जो तालुकदार थे उनको घरों को अटैक, उनके ऊपर आक्रमण किया गया। देन आफ्टर बाजार थे उनको लूटा गया। देन आफ्टर द ग्रेन्स विच वाज होर्डेड देयर और स्टोर्ड देयर बाय देम वाज आल्सो टेकन बाय देम, जो उन्होंने ग्रेन्स अनाज इकट्ठा कर गया था वो उनसे छीन लिया गया। जबकि कांग्रेस और उस टाइम के ऊपर महात्मा गांधी क्या चाहते थे, नॉन वायलेंट मेथड, नॉन वायलेंट, लेकिन उन्होंने तो जो उनको परेशान करते उसके अनुसार इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, उनके घरों को तोड़ा फोड़ा गया, लूट लिया गया। तो ये सारा कांग्रेस नहीं चाहती थी। अब दूसरा हमारे या फिर ट्राइबल की बात करें, ये तो था किसानों का आंदोलन। ट्राइबल की बात करें तो इसके महत्वपूर्ण लीडर है एलूरी सीताराम राजू। आपकी बुक में पूरा नाम देखा, एलूरी सीताराम राजू। ये कहा, एक गोदाम हिल्स, ये देखो लिखा हुआ है गोदाम हिल्स, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में वहां। अब इन्होंने किस प्रकार इस आंदोलन में सहयोग किया, ये क्या परेशानियां थी, देखो जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, उसने क्या कहा, सम फॉरेस्ट वर रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया, उसको प्रोटेक्टेड कर दिया गया। दे वर नॉट अलाउड टू ग्रेज देयर कैटल, न अपने जानवर चला सकते थे। दे कांट गैदर द डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स व्हाट दे आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो चीजें उनको खाने पीने के लिए, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, डिफरेंट प्रोडक्ट वो वहां से थे वो नहीं ले सकते थे वो। इवन दे कांट टेक द वुड एज फ्यूल, जो लकड़ी उनको इस्तेमाल करनी होती है वो फ्यूल के तौर पर, वो भी वहां से नहीं ले सकते। इतनी सारी उसके ऊपर लिमिटेशंस लगा दी गई थी। एक 9th क्लास में आपने पढ़ा था, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई थी। तो इतनी सारी पाबंदियां लगाई गई, तो पहले ही नाराज थे। अब उसके बाद इनमें जो महत्वपूर्ण लीडर है ये सीताराम राजू, इन्होंने क्या किया, इसने बताया कि ही कैन मेक एग्जैक्ट एस्ट्रोनॉलॉजिकल
प्रेडिक्शंस क्या होती हैं? जो पहले से हमारे भविष्यवाणी करती है, एकदम बिल्कुल सही भविष्यवाणी कर सकता है। हिल द पीपल, लोगों का इलाज कर सकता है, जिसको कोई चोट लगी है, किसी को कोई बीमारी है तो उसका इलाज कर सकता है। इवन कैन सर्वाइव इन फ्रंट ऑफ द बुलेट शॉट, यहां तक कि गोली लगने के बाद भी सर्वाइव कर सकता है वो। तो उसको एक द पीपल कंसिडर हिम इज एज इनकार्नेशन ऑफ गॉड। इनकार्नेशन क्या था? अवतार। जैसे हमारे यहाँ विष्णु के अवतार थे राम और विष्णु के अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, तो उसी प्रकार इनको भी अवतार मानते थे वहां के लोग। गोदाम हिल्स आंध्र प्रदेश के लोग इसको भगवान का अवतार मानते थे, अलूरी सीताराम राजू को। और उन्होंने ही वहां जाके, हालांकि कुछ चीजें पॉजिटिव क्या रही, इन्होंने गांधी जी का नाम, कि गांधी जी एक महान व्यक्ति हैं, हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सहयोग करना चाहिए, वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और उसमें जो चीजें थी उन्होंने अपने लोगों को बोला कि हमें वी शुड लिव ड्रिंकिंग, हमें शराब पीना, इस तरह की चीजों का छोड़ देना चाहिए और हमें सहयोग करना चाहिए महात्मा गांधी का। लेकिन एक चीज में जो विरोध किया इन्होंने विरोध क्या किया कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट द फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंट मेथड, लेकिन हम नॉन वायलेंट मेथड से आजादी हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर को कंटिन्यू रखा। ये ट्राइबल जो लोग थे इन्होंने जो विरोध किया गुरिल्ला वारफेयर। अब ये वर्ड आपके लिए, आपने अगर पढ़ा शिवाजी के बारे में, शिवाजी जो मराठा सबसे महान शासक रहे वहां, तो उन्होंने इसको अपनाया था। एक तरीका क्या है, पहाड़ी इलाका आपने पहले पढ़ा, गोदाम हिल्स पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाकों में क्या था, इनके पास सेना कम होती थी। अब ब्रिटिशर्स थे वो वेल वर्स्ड, उनके पास बहुत अच्छी चीजें होती थी, टेक्नोलॉजिकली दे वर साउंड देन अस, उनके पास वेपन्स टूल्स थे, वो हमारे से ज्यादा एडवांस थे। अब उसमें ये क्या करते, दे आर गोइंग टू अटैक ऑन देम, उनके ऊपर आक्रमण करके वापस पहाड़ी इलाके में छिप जाएं, क्योंकि उनके लिए वो नई जगह थी और ये वेल अवेयर अबाउट द ऑल हिली एरियाज, उन एरिया से वेल अवेयर थे कि कौन सी जगह कहाँ है, किस प्रकार छिपा जा सकता, आक्रमण करते वापस आ जाते, वो उनके पीछे आते तो वहां मारे जाते। तो बार बार गुरिल्ला वारफेयर, ये महाराष्ट्र में किसकी देन थी, शिवाजी ने इसकी शुरुआत की थी, उसको इन्होंने अपनाया कि उनके ऊपर आक्रमण करें वापस छिप जाएं, उसको अपनाया गया। तो ये भी गांधी जी का तरीका नहीं था, तो नॉन वायलेंट मेथड्स आते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। इन्होंने तो साफ बोला सीताराम राजू ने कि नॉन वायलेंट मेथड से हम फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अल्टीमेटली 1924 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। ये था ट्राइबल्स। पहला हमारे गांव के अंदर क्या क्या व्यवस्था, पहला हमारे अवध में किसानों के द्वारा, दूसरा ट्राइबल जनजातीय लोगों के द्वारा, और तीसरा था प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या था, जैसे हमारे आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का जो इलाका, उसमें टी प्लांटेशन करते थे ब्रिटिशर्स। उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो लोग एक बार प्लांटेशन साइट पर चले गए, दे वर नॉट एबल टू कम टू देयर होम इजिली, वो आसानी से अपने घर वापस नहीं आ सकते थे। दे हैव टू वर्क देयर एज ए बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ता था उनको, तो वहां से वापस नहीं आ सकते थे। अब प्लांटेशन में स्वराज, खुद का शासन, स्वतंत्र भारत, और गांधी जी के विचार, नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट क्या था कि सबके लिए आजादी, और प्लांटेशन साइट के लिए आजादी क्या थी कि हमें यहां से मुक्ति मिलेगी, हम हमारे गांव वापस जा सकेंगे, वहां हमें वापस जमीन मिलेगी, हमें खुद से काम करने के लिए लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड की जमीन वापस बांटी जाएगी। तो इस प्रकार के इनके विचार थे। तो उसके अनुसार इन्होंने क्या किया, दे डिफाई द अथॉरिटीज, जो अधिकारी थे उनके आदेशों को मानने से मना कर दिया, और उन्होंने वहां से ग्रुप में वहां से निकलना शुरू कर दिया, उन साइट्स को छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वहां क्या था कि शुरुआत में एक, ये बहुत बार एक नंबर में आ जाता है, बाई विच एक्ट द वर्कर्स कांट लीव द प्लांटेशन साइट, कौन से एक्ट के द्वारा पाबंदी लगाई थी कि वर्कर्स वहां से नहीं जा सकते, तो ये था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, एक कानून बनाया था, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति प्लांटेशन साइट से बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकता, और ऐसी परमिशन दी नहीं जाती थी और परमिशन देते नहीं थे, इसका मतलब बॉन्डेड लेबर है वो। तो इसके जब उन्होंने उसको अथॉरिटीज के खिलाफ जाके वहां से एक साथ गए बाहर, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाए। घर क्यों नहीं पहुंच पाए, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द स्ट्राइक ऑफ बोथ स्टीमर्स एज वेल एज रेलवेज। महत्वपूर्ण साधन घर जाने का कौन सा, अगर पानी के मार्ग से जाए तो स्टीमर चाहिए, जो पानी के जहाज थे वो, और रेलवे से जाए तो रेलवे का, दोनों की स्ट्राइक करा दी गई, तो दोनों ही बंद, तो पैदल घर तक नहीं पहुंच पाए, उनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया एंड ब्रूटली पीटन, और बुरी तरह से उनको पीटा गया। लेकिन ये सारा जो आंदोलन है इसमें क्या है, उन्होंने ज्यादातर लोगों ने गांधी जी के नाम का इस्तेमाल किया और स्वतंत्र भारत की बात की, तो इसलिए हमने इन सबको किसे जोड़ दिया, ए ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट, भारत पूरे पूर्ण भारत की बात करें उसके लिए एक बड़ा आंदोलन, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उससे हमने, क्योंकि उसी समय के दौरान हुई थी, तो हमने इन सारी जो कोरिलेट किसी किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, क्योंकि इन सब में ही कॉमन चीज क्या थी, एक तो स्वतंत्र भारत के नारे लगाए गए कि हमें आजादी चाहिए, इसका मतलब पूरे भारत की बात कर रहे हैं, उस लोकेलिटी से बाहर की बात करें, केवल हम उस लोकेलिटी से पीछा नहीं छुड़ाना चाहते, हम बाहर आसपास पूरे भारत की बात कर रहे हैं। दूसरा
एवरीवेयर द नेम ऑफ गांधी जी वाज चैंटेड। चैंटेड यानी उसको बार बार रटना है, स्वीकार करना, उसका नाम बार बार इस्तेमाल किया, तो सबसे बड़े लीडर थे। इस प्रकार हमने इसको कोरिलेट किया। तो ये था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसका शहरों में प्रभाव और गांवों में प्रभाव, और किस प्रकार अलग अलग लोगों ने उसकी अलग अलग डेफिनेशन दे दी। ट्राइबल्स के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या स्वराज का मतलब क्या था कि उनको उनकी जगह वापस मिल जाए, उनको कैटल्स को चराने की अनुमति मिल जाए, अपनी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने की मौका वापस मिल जाए। देन आफ्टर दे आर गोइंग टू गेट ऑल द फैसिलिटीज विच दे आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो चीजें वो फॉरेस्ट से ले सकते सारी वापस मिल जाए। अब उसी प्रकार अगर किसानों की बात करें, उनको क्या था, रेवेन्यू है वो कम हो जाए या माफ कर दी जाए, उसके साथ उनको खुद की खेती करने की का अधिकार मिल जाए, उनसे बेगार न कराई जाए। प्लांटेशन साइड में स्वराज का मतलब क्या था कि वो वहां से फ्री हो जाए, उनके गांव के आसपास उनको काम करने की मंजूरी मिल जाए। तो ये सब के अलग अलग विचार थे, लेकिन अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू लीड टुवर्ड्स ए कॉमन मूवमेंट। लेकिन सारे मिलके एक ही आंदोलन की तरफ बढ़ रहे थे, वो क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सहयोग नहीं कर रहे, सरकार के खिलाफ जा रहे थे, और सब ने गांधी जी और स्वतंत्र भारत के नारों का इस्तेमाल किया। दिस इज ऑल अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. In the next class onwards, we are going to continue about different movements like civil disobedience movement. Thank you and have a nice day.